हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में सीडीपी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है 2021 का पेपर है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो पहला क्या दिया है, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत है। और दिया असफलता अनियंत्रित होती है, गलत। योग्यता अटल होती है, नहीं। योग्यता कैसी होती है, सुधार्य होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों व संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी में जो है सहायक होती है। पहला क्या दिया है, अन्वेषण तथा संवाद, बिल्कुल सही। अन्वेषण और संवाद क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। दूसरा दिया है प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल गलत। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र होना नहीं चाहिए। बारंबार परीक्षाएं, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है। पहला दिया है विषम वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत करना, ये नहीं होगा। दूसरा दिया सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है, तब जो बच्चों को सीखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है। पहला दिया है कोई उत्तेजना नहीं, भय नहीं, गलत। उच्च उच्च उत्तेजना और हमारा उच्च भय होना, गलत है। और दिया हमारा है निम्न उत्तेजना और उच्च भय होना, गलत है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। तो अधिगम का संरचनात्मक विचार यह क्या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या करना चाहिए। पहला दिया है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, नहीं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत है। बच्चे क्या दिया है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का अव्यक्त वाक्य क्या दर्शाता है। तो यह क्या कर रही है, स्वयं नियमता, यानी कि क्या कर रही है वो, प्राइवेट स्पीच, यानी कि जो है अपने से बात कर रही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य क्या होना चाहिए। पहला दिया है पुरस्कार विवरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों को नामांकित करना, बिल्कुल गलत। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, बिल्कुल गलत। यह क्या है, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं स्वयं आवश्यकताओं की पहचान करना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर जो है प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो बच्चों के विकास की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, इसको किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। पहला दिया है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। केवल आनुवंशिकता पर नहीं, केवल पर्यावरण पर नहीं, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण पर, बिल्कुल गलत। और विकास हमारा देखिए क्या होता है, जो हमारा अनुवांशिकता होती है और पर्यावरण होती है, इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का जो है मिलकर ही का हमारा क्या होता है, विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के नहीं रोते। पिता यह कथन, तो पिता यह कथन क्या कह रहा है। पहला दिया है लैंगिक रूढ़िवादियों को जो है चुनौती देता, बिल्कुल गलत। ये जेंडर स्टीरियोटाइप को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, दर्शा रहा है। बिल्कुल दर्शा रहा है। तो पहला दूसरा क्या दिया है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। हमारा क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में। तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, पहला दिया है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल प्रतिस्पर्धा पर कह रहा है बल देना चाहिए, गलत है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल सही। हमारा क्या है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है।
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? पहला दिया है, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, गलत। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, बिल्कुल गलत। अधिगम के लिए पाठ और क्या कह रहा है, आधारभूत संरचना पर काम करेगी। क्या कर रही है? बच्चों को जो है स्कैफ फोल्डिंग जो है दे रही है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है, परिवार स्वयं जन संचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है, बिल्कुल। परिवार जो है परिवार क्या होता है? ये समाजीकरण का जो है पहला फर्स्ट कारक होता है, ये गलत है, पहला गलत है। दूसरा दिया है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? बहुबुद्धि का द्विकारक जोर देता है। तो बहुबुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस पर जोर देता है? पहला दिया है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती, गलत। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा ही मापी जा सकती है, गलत है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ये भी गलत है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बिल्कुल सही। क्या होता है हमारा बुद्धिमत्ता जो हमारा क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होती है, डायरेक्शनल होती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को जो है दर्शाता है? तो यह किस चरण को दर्शाता है? यह प्रथागत जो है चरण को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कह दिया, विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही। विकास कैसा होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में महत्व पर जोर देता है। तो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक इन्होंने जो परिप्रेक्ष्य दिया, यह अधिगम प्रक्रिया में किस पर जोर देता है? तो दिया संतुलीकरण पर नहीं, गुणोरोपण कर नहीं, अभिप्रेरणा पर नहीं, ये जो सांस्कृतिक उपकरणों पर सबसे ज्यादा जोर देता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं, तो किसको वर्णित करते हैं? वैज्ञानिक उपकरण को नहीं, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध को नहीं, विकास का समीपस्थ क्षेत्र को नहीं, वह स्कीमा और मनोबंध को जो है करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि क्या? पहला क्या दिया है? संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता होती है। गुण क्या होता है? नहीं। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है हमारा अमूर्त सोच का विकास होता है, बिल्कुल गलत है। अमूर्त सोच का विकास इसमें नहीं होता है। विचार सोच में केंद्रीकरण होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम यानी 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो किस शब्दावली का प्रयोग प्रयुक्त है? उन्होंने क्या कहा? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस किस क्रम में होता है? तो पहला हमारा जो है संवेदी होता है, फिर हमारा मूर्त होता है, फिर हमारा अमूर्त होता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? पहला क्या दिया? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है। अधिगम की प्रक्रिया में बाधाएं, बिल्कुल गलत है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, गलत। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? तो पहला दिया है क्या? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? पहला दिया है विद्यार्थी में डर की भावना पैदा करके, गलत। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर,
बिल्कुल नहीं, ऐसा गलत है। समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर नहीं, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो जो बच्चे अधिगम कठिनाइयों से जूझते हैं, छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? पहला दिया, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग ये करना चाहिए, ये सही है। नहीं, ये नहीं करना चाहिए, कह रहा है नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सृजनात्मकता की जो पहचान का इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है? पहला दिया, असतर्कता, गलत। कम परिज्ञान बोधगम्यता, गलत। अपसारी चिंतन, बिल्कुल सही, यानी कि अपसारी चिंतन जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला दिया, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं का मजबूत करें, बिल्कुल गलत है। विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, गलत। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों और विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि आगमन की केवल त्रुटियों की शोध पर निर्भर करते हैं, गलत। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, बिल्कुल गलत। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, बिल्कुल सही। त्रुटियां क्या है? प्रासंगिक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम किया जा सकता है? तो अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम किया जा सकता है? पहला दिया, यंत्रवत याद करने पर बिल्कुल जोर नहीं देना, बिल्कुल गलत। दंड बच्चों को बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल गलत। प्रवीणता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देकर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? शर्मिंदगी, यानी शर्मिंदगी जब बच्चा कर रहा है तो क्या? पहला दिया है कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया बारंबार पैदा करना चाहिए, बिल्कुल गलत। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत है। शर्मिंदगी का संज्ञान नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? पहला दिया है, अनुकरण या नकल और दोहराना, बिल्कुल गलत है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद नहीं करना है, बिल्कुल गलत। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? बुद्धि में शामिल है। तो बुद्धि में क्या शामिल होता है? पहला क्या दिया है? समस्याओं के नवीन या मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता को हम लोग बुद्धि कहते हैं, गलत। किसी विशेष प्रश्न का एक ही उत्तर देने की योग्यता बुद्धि होती है, गलत है। और दिया है, योग्यताओं का समूह जो व्यक्तियों को सिखाने में मदद करता है, बिल्कुल सही। योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सिखाने में मदद करता है, वही हमारी क्या होती है? बुद्धि होती है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। चौथा दिया है, देखिए, अनुभव के परिमाण स्वरूप व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन नहीं, गलत। अस्थायी परिवर्तन नहीं होता, गलत है। और देखिए, बुद्धि जो हमारी होती है, हम लोग बुद्धि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। तो बुद्धि हमारी जो होती है, थिंकिंग यानी चिंतन हम लोग करते हैं बुद्धि के माध्यम से। और हम लोग जो है इमेजिनेशन, कल्पना करते हैं, बुद्धि अगर ये हमारे अंदर होती है तो। और हम लोग जिसके अंदर बुद्धि होती है उसके अंदर क्या होता है? समस्या समाधान की क्षमता होती है, जिसके अंदर बुद्धि होता है। और बुद्धि हमारी कैसी होती है? बुद्धि हमारी जो है मल्टी डायमेंशनल होती है, यानी बहुआयामी होती है। और बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, ये भी ध्यान में रखना है कि हार्वर्ड गार्डनर साहब ने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ये सब चीजें जो है ध्यान में रखना है। क्वेश्चन देखिए क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुप्रतिभा सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की विशेषता क्या हो सकती है? तो कह रहा है क्या हो सकती है? पहला दिया है, ध्वनि, ताल और शब्दों के प्रति संवेदनशीलता। तो देखिए, जिसके अंदर ध्वनि, ताल और शब्दों के अंदर संवेदनशीलता होती है, उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होती है? उसके अंदर जो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। जिसके अंदर यह बुद्धि होती है, वह उसके अंदर कौन सी, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अस्थानिक बुद्धि जो है कहा जाता है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है।
दूसरा दिया है संगीत में व्यक्तियों की आवाज के स्तर, ताल और सौंदर्य गुणों को उत्पन्न करने के लिए प्रशंसा की योग्यता, गलत है। चौथा देखिए क्या दिया है, प्रतिरूप को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। यानी जिसके अंदर गणितीय तार्किक बुद्धि होती है वो लोग कैसे क्या बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। ये चीजें हम लोग को ध्यान में रखना है। तो उनके अंदर कौन सी होती है, गणितीय बुद्धि यानी तार्किक बुद्धि जो है होती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा को किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो यानी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू किसने दिया था, तो हमारे स्टर्न ने जो है दिया था। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि के सिद्धांत की आलोचना है। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत की आलोचना क्या है। पहला हमारा क्या दिया है, बहुबुद्धि केवल प्रतिभा है जो संपूर्ण रूप से बुद्धि में मौजूद होती है, बिल्कुल गलत। बहुबुद्धि केवल प्रतिभा है जो संपूर्ण रूप से बुद्धि में मौजूद होती है, यही पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया है, बहुबुद्धि छात्रों को उनकी प्रवृत्तियों का पता लगाने का अवसर देती है, सही है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर जोर देती है, यह भी सही है। यह अनुभाविक साक्ष्य को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है क्या हो जाएगा, यह आलोचना हो जाएगी। क्वेश्चन देखिए क्या है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक कौन सा है जो आत्म जागरूकता व्यक्ति होने के लिए जो है सबसे अधिक योगदान देता है। यानी आत्म जागरूकता जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल कहते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में होता है कि जब आदमी खुद के साथ इंटरेक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खुद के साथ यानी इंटरेक्ट करे तो उसको हम लोग जो इंट्रापर्सनल बुद्धि कहते हैं। तो यह किसके अंदर होती है, इसमें जो किसे करता है, आदमी खुद से करता है इंटरेक्ट। देखिए दिया संगीत में, गलत। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक भी नहीं होगा, भाषाई भी नहीं होगा। व्यक्ति के भीतर यानी इसको क्या, खुद के साथ इंटरेक्ट करना, और उसको हम लोग इंट्रापर्सनल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संवेगात्मक बुद्धि संबंधित हो सकती है। तो संवेगात्मक बुद्धि किससे संबंधित हो सकती है। देखिए संवेगात्मक बुद्धि का मतलब क्या होता है, संवेग का मतलब होता है इमोशनली। तो इमोशनली इंसान कैसे होगा, जब इंसान खुद के बारे में जानेगा। यानी कि जिस बुद्धि में खुद के से क्या होती है, जो बुद्धि इंट्रापर्सनल होती है, यानी कि जब अपने मानसिक मनोदशाओं को जब इंसान जानने लगता है, समझने लगता है, तो हमारी कौन सी बुद्धि इंट्रापर्सनल होती है, यानी खुद के साथ इंटरेक्ट जब करता है तभी तो इमोशनल को अपने पहचान पाएगा। तो पहला दिया है व्यक्ति के भीतर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, बिल्कुल सही, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंट्रापर्सनल बुद्धि। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा क्या दिया, देखिए प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि का मतलब होता है जिसको जो है नेचर के बारे में बहुत, जो नेचर के साथ इंटरेक्ट करता हो, जिसको नेचर के बारे में ज़्यादा पता हो। जैसे जो लोग कृषि होते हैं, किसान होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, नेचर के साथ ज़्यादा जुड़े होते हैं। तो उन लोग के अंदर जो है प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए दृश्य स्थानिक बुद्धि। दृश्य स्थानिक बुद्धि का मतलब होता है जिनको स्थानों के बारे में अच्छे से पता हो, उनको जो उनके अंदर स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। अस्तित्व परक बुद्धि यह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, स्पीयरमैन की बुद्धि की परिभाषा में जी कारक को संदर्भित करता है। जी कारक देखिए इन्होंने एक जी कारक दिया, स्पीयरमैन जो थे इन्होंने एक जी कारक दिया और एक जो है एस कारक दिया। यानी जी कारक का मतलब होता है जनरल, जनरल बुद्धि जो होती है, जनरल इंटेलिजेंस होती है। और एस कारक का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो होता है। तो जी कारक का पहले कह रहा है अर्थ क्या है, अनुवांशिक बुद्धि नहीं, उत्पादक बुद्धि नहीं, सामान्य बुद्धि यानी जनरल इंटेलिजेंस है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो कौन सा कथन ऐसा है जो भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। पहला दिया है तर्क और लंबी श्रृंखला को संभालने की क्षमता, नहीं, ये तो कैसी गणितीय बुद्धि हो गई, नहीं है। शब्दों के अर्थ और क्रम और भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्वर मान माधुर्य और स्वयं के प्रति संवेदनशीलता, नहीं। दूसरों के बीच ध्यान देने की भेदभाव क्षमता, नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है।
वह किससे प्रभावित है? तो वह किससे प्रभावित है? पहला दिया है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से नहीं, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। बिल्कुल सही, वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से जो है प्रेरित है। देखिए बुद्धि के बारे में और भी चीजें जान लेते हैं। बुद्धि हमारी जो होती है ना, बुद्धि हमारी जो होती है जटिल क्षमताओं का एक सेट होती है, यानी इसको क्या कहते हैं? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और बुद्धि हमारी जो होती है परिवर्तनशील होती है, यानी चेंजेबल होती है, हमेशा चेंज होती रहती है। और बुद्धि का संबंध किससे होता है? हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से जो है हमारी बुद्धि का संबंध होता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन हमारा क्या है? स्टर्नबर्न के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है स्थैतिक शामिल है, अनुभवात्मक भी शामिल है, प्रासंगिक भी शामिल है, सामाजिक जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है? निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? तो देखिए प्राथमिक जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है, इसको जो है जॉन डेवी साहब ने दिया था, ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और प्रगतिशील शिक्षा कैसी होती है? यह बाल केंद्रित जो है होती है। तो पहला दिया है बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन करना गलत। वायु उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल करना नहीं। पाठचर्या और आकलन में लचीलापन का होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? पहला कह दिया एक शिक्षार्थी के लिए विभिन्न गतिविधि का आयोजन करना। और नहीं होगा, बच्चों को उनकी ज़रूरतों रुचियों को संतुष्ट करने के लिए मार्गदर्शन करना। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा वही होती है जिसमें क्या होता है, बच्चों की रुचियों का ध्यान रखा जाए और उनके अच्छे से मार्गदर्शन दिया जाए, ये जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? तो बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? दिया है शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। गलत। शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके। बिल्कुल नहीं, प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं करना है, गलत है। बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों को बीच में भय की अवस्था रखकर। बिल्कुल गलत। शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके निष्क्रिय कर बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर देखिए एक क्या दिया है? शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। प्रतिपुष्टि देकर यानी फीडबैक देकर जो हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है? एक बाल केंद्रित कक्षा की विशेषता है। एक बाल केंद्रित कक्षा की विशेषता क्या होती है? पहला दिया है कक्षा के केंद्र में बैठे बच्चे। गलत। शिक्षार्थियों के विभिन्न प्रकार के अधिगम की गतिविधियां, ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है बिल्कुल सही है, यही हमारा होगा कि शिक्षार्थियों के विभिन्न प्रकार के अधिगम की गतियां जो है सही होगा। शिक्षार्थियों के द्वारा चुना गया पाठ्यक्रम नहीं। बहुत निष्क्रिय शिक्षक और सक्रिय शिक्षार्थी। गलत। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो कौन सा उपागम जो है बाल केंद्रित शिक्षा के अनुकूल है? तो पहला हमारा दिया है विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुचियों को महत्व देना चाहिए। बिल्कुल सही, कि बच्चों की हर व्यक्तिगत जरूरतों और उनकी रुचियों पर महत्व देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा कह दिया है सभी विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा निर्धारित मानदंड का प्राप्त करना चाहिए। गलत। सिर्फ व्याख्यानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नहीं। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए सिखाने हेतु प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। हम लोगों को कुछ चीजें ध्यान रखना है कि जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा होती है ये हमारा जो है सामाजिक अधिगम होता है, ये भी ध्यान में रखना है। और प्रगतिशील शिक्षा जो हमारी होती है ये कैसी होती है? चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित होती है। और प्रगतिशील शिक्षा जो होती है इसमें लचीलापन का होना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ चीजें ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? कौन कौन कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षा के ध्रुव है? तो देखिए भाई प्रगतिशील शिक्षा जो होती है यह जो है शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया होती है, जिसमें कौन इंपॉर्टेंट होता है? देखिए शिक्षार्थी इंपॉर्टेंट होता है और शिक्षक इंपॉर्टेंट होता है और हमारी जो है पाठ्यक्रम होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्या दिया है? शिक्षक छात्र और पाठ्यपुस्तकें नहीं। छात्र पाठ्यपुस्तकें स्कूल का बस्ता। गलत। स्कूल का बस्ता शिक्षक और छात्र नहीं। कौन सा? शिक्षक छात्र और जो है पाठचर्या हमारी होती है एक प्रगतिशील कक्षा के शिक्षा की कक्षा में
जो है शिक्षा के ध्रुव होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। यानी कौन सा होना चाहिए, एक टीचर और हमारा छात्र और हमारी जो पाठ्यचर्या इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आज के परिदृश्य में प्रगतिशील शिक्षा को लागू करने के लिए किन तकनीकों का अनुसरण किया जाता है। तो किन तकनीकों का जो है अनुसरण किया जाता है। पहला दिया है स्वतंत्र पाठचर्या समूह, बिल्कुल सही। स्कूलों का समुदाय भी इंपॉर्टेंट है। सहयोगात्मक परिवेश भी इंपॉर्टेंट है। उपर्युक्त सभी जो है राइट हो जाएगा। प्रश्न देखिए क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में शिक्षक क्या करता है। पहला दिया है बच्चों को अधिगम सुविधा के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा, यानी जहां कंपटीशन शुरू हो गया, गलत हो जाएगा। व्यक्त करेंगे कि वह अपने छात्रों से क्या करने की उम्मीद करते हैं, बिल्कुल गलत, वो नहीं व्यक्त करेंगे। ऐसे तरीके अपनाएंगे जिससे शिक्षार्थी स्वयं अधिगम के लिए पहल करने को प्रोत्साहित हो जाए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे तरीके अपनाएंगे जिससे शिक्षार्थी क्या हो, खुद से सीखने के लिए जो है प्रोत्साहित हो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। चौथा देखिए दिया है, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान का उपयोग करेंगे, गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। देखिए क्या है, जॉन डेवी ने जोड़ दिया। जॉन डेवी ने किस पर जोर दिया था। जॉन डेवी ने जो है इन्होंने कहा था शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा, यानी जो चाइल्ड सेंटर्ड होता है एजुकेशन, इस पर इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित टीचर सेंटर नहीं, समावेशी शिक्षा नहीं, विद्यालय शिक्षा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित नहीं है। पहला दिया है शिक्षक अधिगम के सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं। और क्या दिया है, शिक्षक प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से पढ़ाते हैं, प्रश्न उत्तर विधि पर गलत। बच्चा अधिगम का केंद्र है, बिल्कुल सही। बच्चा जो है क्या होता है, अधिगम का केंद्र होता है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा, देखिए क्या नहीं है कहा है, बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो बच्चा अधिगम का केंद्र है, ये तो सही हो गया, ये तो है। अधिगम बच्चे के अनुभव पर आधारित है, ये भी है, सही है। और क्या दिया है, शिक्षक अधिगम के सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। और दिया है शिक्षक प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से पढ़ाते हैं, बिल्कुल गलत है। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा जो है संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, समाजीकरण निम्न में से किससे संबंधित है। तो समाजीकरण किससे संबंधित होता है। पहला दिया है रटना से संबंधित है, नहीं। पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है, नहीं। संस्कृति और समाज से जो है क्या हमारा समाजीकरण जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। प्रश्न हमारा क्या है, समाजीकरण के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किसमें किसमें जो है सहायता करते हैं। तो किसमें सहायता करते हैं। पहला दिया अनुपालन में, विचलन में, संचार में, नहीं, अधिगम में जो है सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के समूह में सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करता है। तो कौन सा कारक जो है सामाजिक अंतःक्रिया को जो है प्रभावित करता है। तो दिया है कौन सी, सामान्य नैतिक मानक, बिल्कुल सही। सामान्य नैतिक मानक जो है ये सामाजिक अंतःक्रिया को जो है प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा राइट हो जाएगा। सुरक्षा की इच्छा नहीं करता, मनोबल और प्रेरणा की कमी नहीं करता, सामान्य लक्ष्य की कमी भी नहीं करता। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। प्रश्न देखिए क्या है, समाजीकरण को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे व्यक्ति सामाजिक व्यवस्थाओं के सिद्धांतों, मूल्यों और प्रतीकों को सीखता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है समाज में भागीदारी चाहे औपचारिक रूप से हो या अनौपचारिक रूप से सामाजिक मानदंडों को मान देने में करने में जो है मदद करती है, ये भी सही है। और ये दोनों सही है। और एक जो दो की व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक विज्ञापन में एक बच्चे ने देखा कि महिला खाना बना रही है और एक आदमी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा है। विज्ञापन लैंगिक भूमिकाओं को चित्रित कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित कर रहा है। तो कौन सा कारक बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित कर रहा है। परिवार नहीं, विद्यालय नहीं, संचार मीडिया जो है प्रभावित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक और निकटस्थ जो हमारा स्रोत होता है। तो बच्चे का समाजीकरण का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। प्राथमिक स्रोत उसका जो है परिवार होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। परिवार जो है प्राथमिक स्रोत होता है। देखिए क्या है, समाजीकरण प्रक्रिया को प्रभावित करने के कारकों में शामिल है
तो समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने के कारकों में कौन सा शामिल है? कह दिया अंतर परस्पर क्रिया, बिल्कुल सही। हमारी जो समाजीकरण होती है ये हमारी अंतर परस्पर क्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? तो बच्चे के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं कौन सी हैं? तो परिवार तुम्हारी जो है प्राथमिक संस्था होती है, तो परिवार को छोड़ के बाकी सब कौन सी है? द्वितीयक संस्थाएं हैं, यानी कि 2 3 4 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में 2 3 4? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से उसने सब्जियों खाने से इनकार करने पर डांट पड़ती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया के साथ करती है। यह व्यवहार क्या दर्शाता है? यह व्यवहार क्या दर्शाता है, यानी वो किससे यह सीखा? इसने वह सीखा अपने परिवार से, अपने माता पिता से सीखा। तो उन्होंने उसने किससे सीखा? प्राथमिक समाजीकरण से सीखा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए मित्रता का लाभ है? तो कौन सा बच्चों के लिए मित्रता का लाभ है? पहला दिया है, बच्चे मित्रों के साथ स्कूल का ज्यादा आनंद लेते हैं। बिल्कुल सही है, बच्चे स्कूल के साथ मतलब कि ज्यादा आनंद लेते हैं, सही है। मित्रता मदद और आत्म सत्यापन का एक स्रोत है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 जो है दोनों राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, वृद्धि और विकास किसका संयुक्त उत्पाद है? तो वृद्धि और विकास किसका संयुक्त उत्पाद होता है? वृद्धि और हमारा जो विकास होता है ये हमारी आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो है संयुक्त रूप होता है। पहला दिए परिपक्वता और अधिगम का नहीं, आनुवंशिकता और पर्यावरण का बिल्कुल सही। ये हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का संयुक्त रूप होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि और विकास जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए क्या है, अनुपमा ने 11 महीने की उम्र में पहला शब्द बोला। 2 साल की उम्र में अपनी गुड़िया के साथ अकेले खेलने लगी। विकास के इन कार्यक्रमों को कहा जाता है। तो विकास के इन कार्यक्रमों को क्या कहा जाता है? तो चरणबद्ध विकास कहा जाता है, नहीं सिखाने का चरण है, नहीं विकास का चरण है, नहीं। इसको कहा जाता है विकासात्मक मील का पत्थर जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा पहलू शैशवावस्था के दौरान प्रारंभ नहीं होता? तो कौन सा पहलू जो है शैशवावस्था के दौरान प्रारंभ नहीं होता? तो बच्चे के अंदर जो है नैतिक विकास का गुण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। संवेगात्मक विकास होता है, बिल्कुल सही सही है। सामाजिक विकास भी होता है, भाषा का भी विकास होता है। यह हमारा जो नैतिक विकास का गुण नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रौनक खेल गतिविधियों में अच्छा है, उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, उसे प्रतिदिन कोचिंग के लिए भेजते हैं और सप्ताहांत पर उसे प्रशिक्षित करते हैं। यह विशिष्टता परिमाण है। यह विशिष्टता किसकी परिमाण है? यानी कि यह जो है उनके माता पिता से यह गुण जो है उसके अंदर आया है और उसको ऐसा इन्वायरमेंट भी दिया गया है कि जिससे वह क्या है उस खेल में जो है बहुत अच्छा करता है। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का जो है यह फलस्वरूप है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, शारीरिक विकास के संदर्भ में धारणा का पारिस्थितिक सिद्धांत क्या है? तो धारणा का पारिस्थितिक सिद्धांत क्या है? पहला दिया, इस सिद्धांत को पियाजे और बेने ने दिया था। बिल्कुल गलत, पियाजे और बेने ने नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरा कह दिया, यह विकासशील संवेदी और अवधारणात्मक क्षमताओं को एक कार्यात्मक प्रणाली के अन्योन्याश्रित भागों के रूप में वर्णित करती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बस जो है राइट होगा। तो केवल 2 हमारा सही होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, जो बच्चे बचपन के शुरुआती वर्षों में अपनी आयु के अनुरूप अधिक लंबे होते हैं वे वयस्कता के दौरान भी लंबे होते हैं। इस अवलोकन से विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सिद्ध होता है? तो कौन सा सिद्धांत सिद्ध होता है, यानी विकास कैसा होता है? पूर्वानुमेय होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न देखिए क्या है, एक बच्चा अपना नाम बड़े अक्षरों में लिख सकता है। यदि उसे सीखने का अवसर दिया जाए तो वह संपूर्ण अंग्रेजी वर्णमाला लिख सकता है। इस बच्चे के माध्यम से किस प्रकार के कौशल का प्रतिनिधित्व हो सकता है? तो कौन से कौशल का प्रतिनिधित्व हो सकता है? तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का जो है प्रतिनिधित्व हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। सकल गत्यात्मक कौशल नहीं, समस्या समाधान नहीं, लेखन कौशल नहीं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा।
प्रश्न हमारा क्या है, मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो अनिश्चितता समाज से विशिष्ट ये मानव सिद्धांत है, सही है। निरंतरता भी है, क्रमिकता भी है, अनिश्चितता जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा। प्रश्न हमारा क्या है, एक शिशु कितने माह की आयु के दौरान रेंगने लगता है। तो एक शिशु जो है 7 से 10 माह का जब वो होता है तब वो रेंगने लगता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। प्रश्न हमारा क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। तो अधिगम का कौन सा कारक जो है पर्यावरणीय कारक है। मनोभाव नहीं, प्रेरणा नहीं, व्यक्तित्व लक्षण नहीं, विद्यालय जो है पर्यावरणीय कारक होता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला दिया है छात्रों में अच्छी आदतें विकसित करना, नहीं। छात्रों में सुधार करने के लिए, नहीं। विशेष छात्रों की सीखने की कठिनाई को सुधारने के लिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि है। तो वृद्धि और विकास की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है। तो विकास विधि को जो है माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 10वीं तक की विज्ञान की पाठ्यचर्या को मुख्यतः विद्यार्थियों में विज्ञान तकनीकी और खाली स्थान के प्रति जागरूकता लाने और उनमें उन्मुख होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इसमें जो है अंतर संबंधों और समाज को उन्मुख होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाता है। तो वैज्ञानिक स्वभाव को क्या बढ़ाता है, अवलोकन कौशल बढ़ाता है, बिल्कुल सही। प्रायोगिक कौशल बढ़ाता है, बिल्कुल सही। महत्वपूर्ण सोच कौशल बढ़ाता है, बिल्कुल सही। सभी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो विज्ञान संग्रहालय बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। पहला दिया है छात्रों को शीघ्रता पूर्वक दोहराने का अवसर देना, जो है नहीं है। व्यक्तिगत देखिए दोहराव यानी रटने पर फोकस नहीं करना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये भी नहीं होगा। छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला दिया है विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है, बिल्कुल सही। विज्ञान अनुभवजन्य टिप्पणियों का संचय और अंतही श्रृंखला, ये भी सही है। विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और परिभाषित करने के लिए प्रक्रिया है, सही है। क्या दिया है, विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और परिभाषित करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। दिया है विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान क्या होता है। पहला दिया है आत्मा का विज्ञान है, नहीं। मन का विज्ञान है, नहीं। चेतना का विज्ञान है, नहीं। व्यवहार का विज्ञान है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। प्रयोगशीलता पे किया जाता है, बिल्कुल सही। समयबद्धता पर किया जाता है, सही। उपयुक्तता पर किया जाता है, सही। ये सभी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षण और सिखाने में ऑडियो विजुअल एड का उपयोग इस तथ्य पर आधारित है कि, ये किस तथ्य पर आधारित है। पहला दिया है यह शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है, ये सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल जो है ये नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हमारी 2 इंद्रियां शामिल होती हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सफल शिक्षक का अनिवार्य गुण नहीं है। तो सफल शिक्षक का अनिवार्य गुण क्या नहीं है। पहला दिया है बच्चों के लिए प्यार, ये जो है अनिवार्य गुण नहीं है, तो ये अनिवार्य होता है। किताबों से प्यार करना, ये भी से इम्पोर्टेंट है। मानवाधिकार का सम्मान करना, ये भी सही है। नृत्य का ज्ञान होना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं हो सकता। तो कौन सा वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं हो सकता। पहला दिया है खुले दिमाग के आंकड़ों का संचय करना, बिल्कुल सही है। आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए परिकल्पना का विकास करना, सही है। प्रयोगों को अंजाम देकर परिकल्पना का परीक्षण करना, ये भी सही है। बेहतरीन ढंग से एक राय बनाना, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है।
तो विज्ञान के मॉडल का घटक क्या नहीं है? निर्माण, स्पष्टीकरण बिल्कुल है, पूर्वानुमान है, विवरण है, गोद जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं? तो यह जो है विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? छात्रों को विज्ञान में एक विषय सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो छात्रों को विज्ञान में एक विषय सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? पहला दिया है उन्हें विषय को जोर से पढ़ाने के लिए कहने के लिए कहें और फिर इसका अर्थ बताएं। नहीं, एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है जो शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और उन्हें उत्तर खोजने में मदद करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि है। तो बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? तो वैज्ञानिक प्रयोग करने में जो है उनकी मदद करे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शिक्षा के उद्देश्य की ज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित है। तो शिक्षा के उद्देश्य की ज्ञानात्मक पक्ष में क्या सम्मिलित है? तो अवबोध जो है सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? शिक्षण विज्ञान को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो शिक्षण विज्ञान को जो है 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। तो प्राथमिक शिक्षण पर स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होता है ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग। यह जो है उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न हमारा है शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? पहला दिया है यह शिक्षकों और छात्रों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनाता है। बिल्कुल सही। छात्र इस विधि द्वारा तर्क कौशल विकसित करते हैं। सही है। यह एक नया डिस्कवरी जो है बनाने का प्राकृतिक विधि है। सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण नहीं होगा। बहुत क्या दिया? निविदा आयु के छात्र भी इस विधि सीख सकते हैं। गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विज्ञान की नवाचार पद्धति नहीं है? तो कौन सा शिक्षण विज्ञान की नवाचार पद्धति नहीं है? पहला दिया संगोष्ठी का उपयोग, ये हमारी जो है नवाचार पद्धति है। सूचना का आदान प्रदान, ये हमारी जो है नवाचार पद्धति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? खोज विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो खोज विधि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला दिया पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अवधारणाओं पर विचार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है गलत हो जाएगा। और देखिए क्या है? शब्द ह्यूरिस्को से लिया गया है। बिल्कुल सही। यह खोज करने के लिए छात्रों की योग्यता पर निर्भर करता है। सही। उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? जब गीता मनुष्यों में पोषण का आकलन करने के लिए एक उपकरण के रूप में केवल एमसीक्यू का उपयोग कर रही है तो निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन किया जा सकता है? तो किसका मूल्यांकन किया जा सकता है? पहला दिया खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करने और एक पोस्टर बनाने की विश्लेषणात्मक क्षमता। नहीं, खान पान से जुड़ी गलतफहमी, इसका जो मूल्यांकन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? प्रयोगशाला पद्धति में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? तो प्रयोगशाला पद्धति में किस पर बल दिया जाता है? तो प्रयास और त्रुटि पर बल दिया जाता है। सही। करके सीखने पर बल दिया जाता है। सही है। अनुभव प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं। बच्चों के बीच वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए वांछित गतिविधियों को चुनें। पहला दिया है वैज्ञानिक साहित्य पढ़ता है। वैज्ञानिक साहित्य पढ़ता है। तो क्या दिया है? वैज्ञानिक साहित्य पढ़ता है। और दिया वैज्ञानिक की जीवनी पढ़ना। और दिया है वैज्ञानिक प्रयोगों और गतिविधियों को व्यवस्थित करना। तो पहला दिया है कि ओनली सी, तो सी तो हमारा जो है सही है। 3 हमारा जो है सही है। और दिया है ए और सी, ए भी सही है, सी भी सही है। और जो है बी और सी सभी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के अर्थ को वर्णित नहीं करता? तो कौन सा कथन नहीं करता है? पहला दिया है कक्षा के अंदर और बाहर सीखने के सभी अनुभव का कुल परिणाम। यह जो है क्या करता है? प्रभावित करता है। इसका अर्थ होता है। दूसरा दिया है सामग्री, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन तकनीकी। ऑप्शन नंबर बी भी राइट है। नेक्स्ट दिया है घर और स्कूल में बच्चे के सभी अनुभव। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? यह वर्णित नहीं करता। यह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है? बच्चे अपने पर्यावरण के बारे में निम्न में से किस विधि से सीख सकता है?
तो बच्चा अपने पर्यावरण के बारे में किस विधि से सीख सकता है? तो वह अवलोकन विधि से जो है सीख सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, शैक्षणिक विज्ञान को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो शैक्षणिक विज्ञान को जो है 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अवलोकन की सीमा नहीं है? तो अवलोकन की सीमा क्या नहीं है? पहला दिया है, विज्ञान के पूरे सिलेबस को इस विधि से पढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अवलोकन विधि से सभी सिलेबस को नहीं पढ़ाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को लिखा है? तो शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को किसने लिखा है? तो एस ब्लूम साहब ने जो है लिखा है, बेंजामिन ब्लूम साहब ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा विकल्प शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा विकल्प शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति से संबंधित नहीं है? पहला दिया, प्रयोगों का प्रदर्शन करना, बिल्कुल सही है। उचित विशिष्ट उपकरणों का उपयोग करना, ये भी सही है। छात्रों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, ये भी सही है। शिक्षकों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, ये गलत है। शिक्षकों द्वारा प्रयोग नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किस बात का प्रबल समर्थन किया गया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को क्या होना चाहिए? पहला दिया, शिक्षार्थियों के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए, ये जो है ऐसा नहीं है, गलत है। और दिया है, संवेगात्मक रूप से संतुलित करने में बनाने में शिक्षार्थियों की सहायता करनी चाहिए, नहीं। संगणना कौशल अर्जित करने में विज्ञान की सहायता करनी चाहिए, नहीं। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, नहीं। विषय सीखने सिखाने वाली रचनावादी उपागम का अनुसरण करना चाहिए, बिल्कुल सही। रचनावादी जहां दिख जाए इसका मतलब क्या? रचनावादी बिल्कुल सही होता है, रचनावादी उपागम। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला दिया है, छात्रों में अच्छी आदतें विकसित करना, नहीं। छात्रों की गलतियों में सुधार करना, नहीं। कुछ विशेष छात्रों को सीखने की कठिनाई को दूर करना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, विज्ञान पढ़ाने की प्रक्रिया दृष्टिकोण को भी कहा जाता है? तो विज्ञान पढ़ाने की प्रक्रिया दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं है? पहला दिया है, वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना, यह जो है इसका उद्देश्य होता है। दूसरा दिया है, बालक की स्मरण शक्ति का विकास करना, बिल्कुल सही, यह इसका उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, शिक्षण शैली शिक्षण केंद्रित होती है और अक्सर उसमें लंबे व्याख्यान सत्र या एक तरफा प्रस्तुतियों की आवश्यकता होती है। छात्रों से नोट्स लेने या जानकारी को आत्मसात करने की उम्मीद की जाती है। तो किस में की जाती है? तो प्राधिकरण या व्याख्यान शैली में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विज्ञान शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है? तो विज्ञान शिक्षण में कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है? तो अतिरिक्त कक्षाएं जो है उपचारात्मक शिक्षण नहीं होता। व्यायाम होता है, विशिष्ट कार्यपत्र होता है, समूह चर्चा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो वह ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छात्र उस शिक्षक से सबसे अधिक सीखते हैं जो होता है, जो कैसा होता है? स्नेहशील होता है, नहीं। जो सटीक और स्पष्ट रूप से समझता है, नहीं। सौम्य होता है, नहीं। मेहनती होता है, जो कैसा होता है? हार्ड वर्किंग होता है, उससे छात्र जो है सबसे ज्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अनुकूल है? तो छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे ज्यादा अधिक अनुकूल क्या है? पहला दिया है, विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, नहीं। एक फील्ड विजिट का आयोजन करना, नहीं। विज्ञान ओलंपियाड का संचालन करना, नहीं। प्रयोगशाला कार्य करना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान की पुनः स्मरण पहचान बौद्धिक क्षमता एवं कौशल विकास से है वह संबंधित है। तो वह किससे संबंधित है? वह जो ज्ञानात्मक पक्ष से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से क्या छोटे बच्चों में विज्ञान शिक्षण का परिणाम है?
तो छोटे बच्चों में विज्ञान शिक्षण का परिणाम क्या है? पहला क्या दिया है? पहला दिया है हमारा, उनमें समझ विकसित होना, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना, बिल्कुल सही है। एक और दो हमारा जो है और दिया है उनमें साक्षरता कौशल विकसित होना, नहीं। कौन सा सही हो जाएगा? हमारा जो है ए और बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हमारा क्या है? विज्ञान की सभी शाखाओं को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए? तो विकास की सभी शाखाओं को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए? तो एकात्मक दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन विज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पहला दिया है मनुष्य ने बहुत शुरुआती समय से वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन किया, ये बिल्कुल सही है। विज्ञान की उत्पत्ति और व्यवहारिक इतिहास सभी मानव संस्कृतियों में है, बिल्कुल सही। और दिया विज्ञान हमारे भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल सही। कुछ प्रारंभिक मनुष्यों की गुफा कला विज्ञान से संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। तो प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो ज्ञान है, अवबोध है और अनुप्रयोग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्या है? विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला दिया है विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है, यह बिल्कुल सही है। विज्ञान अनुभज्य टिप्पणियों की संचयी और अंतहीन श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और उसे परिभाषित करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी के विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का सार है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव का है? पहला दिया है व्यक्ति स्वभाव से बहुत उद्देश्यपूर्ण होता है, नहीं। व्यक्ति की आलोचना सोच होती है, नहीं। व्यक्ति बहुमत में विश्वास करता है, नहीं। व्यक्ति भय और पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और क्या है? वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस से आप सहमत नहीं है? पहला दिया है वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और साक्ष्य है, बिल्कुल गलत है। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? स्थानीय, नगरीय, राज्य स्तरीय वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को आयोजित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आयोजित करना क्यों महत्वपूर्ण है? पहला दिया है यह शिक्षकों का मनोरंजन करता है, यह जो है गलत है। यह आयोजकों की वित्तीय सहायता करता है, बिल्कुल गलत। यह बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से इसका एक हिस्सा है, तो किसका एक हिस्सा है? यह जो है बौद्धिक विकास का एक हिस्सा होता है। प्रश्न क्या है? विज्ञान वर्ग में अनुसंधान उन्मुख कौशल विकसित करने में छात्रों की मदद करने के लिए एक प्रदर्शन कार्य का चयन करते समय एक शिक्षक एक विषय उठा सकता है, तो कैसा उठा सकता है? पहला दिया है पाठ्यक्रम में दी गई सामग्री से जिसे समय पर पूरा करना चाहिए, गलत। एक कक्षा में अधिकांश छात्र दिलचस्प लगाते हैं, बिल्कुल गलत। वह सोचती है कि छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, गलत। छात्रों को उनके दिन प्रतिदिन के कामकाज में समस्या का सामना करना पड़ता है और जो इस कक्षा के लिए कवर की जाने वाली अवधारणाओं का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हमारा क्या है? विज्ञान की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं हो सकती? पहला दिया है विज्ञान गतिशील है, बिल्कुल सही। दूसरा क्या दिया है? विज्ञान तथ्यों की जांच करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है, बिल्कुल गलत। विज्ञान जन्मजात में विश्वास करता है, सही। विज्ञान गैस से बचा जाता है, विज्ञान गैसों से बचा जाता है, गैसों से बचा जाता है। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा जो है राइट हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला दिया है विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का अनुगमन करता है जबकि तकनीकी ऐसा नहीं करती, तो ये हमारा जो है राइट है, गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या दिया है? यह मुक्त अंत वाला है जबकि तकनीकी लक्षण मुखी है, बिल्कुल गलत। विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज्यादा सृजनात्मकता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कविता को 7वीं कक्षा के छात्रों को पानी का महत्व सिखाना है। निम्नलिखित में से किस क्रिया को करने के लिए उसे छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहिए?
तो किस क्रिया को करने के लिए बनाना चाहिए? पहला दिया है छात्रों से समाचार पत्र लेख एकत्र करने के लिए कहें, गलत है। उन्हें सूखे पर एक फिल्म दिखाएं और उनसे एक लेख, कविता और कहानी लिखने के लिए कहें, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कुछ सिखाने की नवीन पद्धति में और पद्धति को अपनाया जाता है, तो कुछ सिखाने में नवीन पद्धति में क्या पुरानी परंपरा को, गलत। पुरानी पुरानी जहाँ देखिए पारंपरिक, गलत। नया, बिल्कुल नया, और जो है उपयोगी पद्धति को अपनाया जाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है? जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है, तो शिक्षक को किस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है? पहला दिया है उपयुक्त सामग्री खोजना, नहीं। इंटरनेट पर विद्यालय के पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना, ये भी नहीं होगा। और दिया है पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, नहीं। बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्द उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला दिया है विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है, यह बिल्कुल सही है। विज्ञान अनुभज्य टिप्पणियों का संचय और अंतहीन श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। विज्ञान ज्ञान प्राप्ति और परिभाषित करने के लिए प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है, बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित वाक्यांशों में से क्या मिश्रित अधिगम को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है? पहला हमारा दिया है इसमें कक्षा के दृष्टिकोण को समझने वाले दो शिक्षक शामिल हैं, यह नहीं है। दूसरा दिया है इसमें आमने सामने और ऑनलाइन निर्देश से संबंधित अवयव शामिल है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंध के साधारणकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिकोण तत्वों के जो है स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। मूल्यांकन को, तो पहला दिया है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, नहीं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, नहीं। शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, तो अधिगम क्या है? पहला दिया जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, नहीं। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, नहीं। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या होता है? पहला दिया है का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, गलत। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, ये भी गलत है। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? बच्चों की गलतियां, तो बच्चों की गलतियां को क्या करना चाहिए? पहला दिया है अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? वह विधियां जिनका प्रयोग विद्यालयों की स्व पहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह जो है अधिगम कर्ता केंद्रीय विधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? पहला दिया है जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनके बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो पहला हमारा दिया है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, गलत है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। संज्ञान और संवेग जो है अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला दिया है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, गलत। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभव
अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को जो है देखने के लिए प्रोत्साहित करके। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जिन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। तो जिन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है, बच्चों को की सोच गुणात्मक एवं वयस्कों से भिन्न होती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जेंडर। तो जेंडर क्या होता है, पहला दिया एक सामाजिक संरचना है। बिल्कुल सही, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आया की सही पहचान करता है। तो पहला दिया है शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक और संवेग नहीं, सामाजिक शारीरिक व्यक्तिगत स्वयं नहीं, दिया है शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दिया बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसके मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। गलत। बुद्धि एक बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने की वाली कई योग्यता जो है शामिल है। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है, तो परिवार हमारा जो होता है प्राथमिक समाजीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या होता है, तो अधिगम पहला दिया है निष्क्रिय गतिविधि है। गलत। एक अनुबंधित गतिविधि है। नहीं, एक सामाजिक गतिविधि है। बिल्कुल सही, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित जो है करता है। तो कौन जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है, पहला दिया है विलंबित अनुकरण। नहीं, विचारों की अनुक्रमणीयता। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दिया है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को जो है निर्धारित व सीमित करती है। गलत। सीमित कह रहा है, गलत है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। बिल्कुल गलत। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो उसको जो है किशोरावस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे, पहला दिया को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने की के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। गलत। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके, देखिए पुरस्कार और की बात कर रहा है तो पहले ही गलत हो जाएगा। तीसरा क्या दिया है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कहाँ से कहाँ तक है। तो चालक विकास का क्रम पहला दिया है स्थूल यानी अपरिकृष्ट चालक विकास से जो है सूक्ष्म चालक विकास तक है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्रियां व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। तो यह क्या प्रदर्शित करता है, यह जो है जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, अपने साथ जो अनुभव लाती है वह क्या है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करना चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि
वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो वह किस के अंतर्गत आता है, वह दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें ले वायुगोस्की क्या कहते हैं, तो उनको इन्होंने क्या कहा है, तो व्यक्तिगत वार्ता जो है कहा है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था के सामने शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, तो यह क्या है, विशिष्ट शिक्षा है, नहीं, बहु सांस्कृतिक शिक्षा है, नहीं, यह जो है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक शिक्षक को चाहिए कि, तो एक शिक्षक को क्या चाहिए, पहला दिया है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं एवं विविधताओं की अनदेखी करे, नहीं, और दिया है वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, तो यह जो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न कैसे होने चाहिए, पहला दिया है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, गलत, पूछने से रोकना चाहिए, गलत, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, तो किसके द्वारा जो है सार्थक अधिगम घटित नहीं होता, पहला दिया है घटित होता है, पहला दिया है निर्देश एवं संचालन, नहीं, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, बिल्कुल से इसके द्वारा नहीं होता, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, पहला दिया है क्या कह रहा है, इसको जो है वो करना है, मिलाना है। पहला दिया है प्रतिभाशाली, दिया है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, तो प्रतिभाशाली क्या होता है, तो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, पहला दिया शीघ्रता से एवं स्वतंत्र सक्रियता रूप में सीखने की योग्यता होती है, बिल्कुल सही, तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और हमारा दिया है तो यानी पहले का डी होगा। तो और दिया है, क्या दिया है, अधिगम असक्तता, अधिगम असक्तता क्या होती है, तो अधिगम असक्तता जो हमारी होती है ये क्या होती है, धारा प्रवाह पढ़ने में जो है कमी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बच्चे अच्छे से तेजी से नहीं पढ़ पाते उनको जो है अधिगम असक्तता कहते हैं। तो 2 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है सृजनात्मकता, तो सृजनात्मकता क्या होती है, ये सृजनात्मकता जिसके अंदर होती है वो मूल समाधान के बारे में सोच सकता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसका। और दिया है अवधान कमी, जो हमारा एडीएचडी जो हमारा होता है यह क्या होता है, तो एडीएचडी जो हमारा होता है आसानी से विचलित होने की आदत होती है, तो इसका सी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दिया है हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 हमारा जो है राइट हो जाएगा, DABC हो जाएगा। क्या है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, तो बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं, पहला दिए वह श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, गलत, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तब बच्चे क्या होते हैं, प्रभावी रूप से सीखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा।